हेलो दोस्तों, मैं नीरज त्रिपाठी। हम आज बात करने वाले हैं एसएससी के लिए। एसएससी यानी कि स्टाफ सर्विस सिलेक्शन, और साथ ही साथ जो पोर्शन मैं आपको कराने वाला हूं वो है आपका जीके और जीएस। जीएस में आपका जनरल साइंस आ जाएगा, और बात करें अगर जीके की तो इसमें हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, एनवायरनमेंट आता है, कुछ पोर्शन आता है, एक दो क्वेश्चन आता है। और अगर मैं इधर लिखूं तो इनके अलावा पॉलिटी का कुछ पार्ट आता है। फिर और मैं अगर बात करूं तो करंट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, कुछ आपका स्टैटिक्स आता है। तो ये जो टॉपिक है ये आपका पूरा पार्ट है जीके जीएस का, जिसे मैं आपको पूरा कराने वाला हूँ। मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, और हाँ, एक चीज़ हमारे ध्यान से उतर गया, इकोनॉमिक्स। और दूसरी चीज़ ये जो है ना, बहुत कॉमन सा है भाई, बहुत कॉमन है, वेरी कॉमन। ये जो जीके जीएस का पार्ट है, चाहे आप सीआरपीएफ लो, चाहे सीएसएफ लो, सीआईएसएफ, इन सब का भी अलग से वैकेंसीज आती रहती हैं, रेलवे का आता रहता है। ये जो है आपका पूरा एकदम कॉमन सिलेबस रहता है आपका। सेंट्रल का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो इन सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, दीज आर वेरी कॉमन। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कॉमन रहता है जितने भी आपके सेंट्रल के एग्ज़ाम हैं। इवन जीके जीएस की बात करें तो ये सारी चीज़ें कॉमन आती हैं। और अगर मैं बात करूं इसमें बदलता क्या है, सर सारी चीज़ें तो ठीक है लेकिन बदलता क्या है, तो दो चीज़ें चेंज होती हैं हमेशा। एक तो करंट, ठीक है, और दूसरा हमारा कुछ स्टैटिक्स में भी बदलाव होता रहता है। जैसे नई नई चीज़ों का रिकॉर्ड बन गया भाई, किसने कब किया, किसने क्या मिला, मतलब किसको पहली बार, किसको दूसरी बार, तो इस तरीके की चीज़ें स्टैटिक्स में आ जाती हैं। और अगर मैं बात करूं आपसे जनरल साइंस की, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जो नॉर्मल जो साइंस से रिलेटेड है, जैसे बायो है आपका, बायो में सेल्स, इनसे रिलेटेड पूछ लेते हैं, कुछ ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूक्लियस या जीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं, या एक रोग जो है ह्यूमन डिजीज़, ये बड़ा प्यारा टॉपिक होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं केमिस्ट्री की, तो भाई एक तो चीज़ आपको थोड़ा सा बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या जो जानकारी होनी चाहिए केमिस्ट्री में आपको, एक तो होना चाहिए पीरियोडिक टेबल की नॉलेज, पीरियोडिक टेबल। दूसरा आपका मेटल एंड नॉन मेटल, और एक कार्बन एंड कंपाउंड। आज जो हम एक तरीके से बात कर रहे हैं सिलेबस की, थोड़ा सा हम लोग सिलेबस भी देख ले कि भाई आता क्या है। अगर मैं बात करूं साइंस की, तो बायो में सबसे प्यारा टॉपिक है इनका, एक तो सेल्स है, एक ब्लड है, एक न्यूक्लियस है, एक ह्यूमन डाइजीज है, और एक चौथा कभी कभी आ जाता है जो हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं और एक्सटर्नल पार्ट्स हैं बॉडी के, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो सबसे फेवरेट इनका पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि भाई पीरियोडिक टेबल में आपका नोबल गैस में विभाजित है, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ डाल्टन थ्योरी है, बोर है, और
न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन किसने इनकी डिस्कवरी किसने की, तो ये सारे रिलेटेड टॉपिक जो है केमिस्ट्री में हम लोग कवर करेंगे। और अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स की, तो भाई कुछ तो एक तो आपका बहुत इनका प्यारा टॉपिक है, एक तो जो न्यूटन के 3 लॉ है। जो न्यूटन के 3 लॉ है वो फिज़िक्स में इनके बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, बहुत प्यारे। मतलब ज़्यादातर देखा है मैंने फिज़िक्स में वहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आती हैं, मशीन से पूछ लेगा, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये कर लेगा आपका साइंस में। तो जनरल साइंस में तो ये चीज़ें हम लोग करेंगे। अब अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो एंशियंट में है, एंशियंट इंडिया, एक आपका है मॉडर्न हिस्ट्री, और एक आपका है मेडिवल हिस्ट्री। तो 3 पार्ट में जो हिस्ट्री है वो पूरी डिवाइडेड है, ठीक है, 3 पार्ट में पूरी डिवाइडेड है। अब जो हमारा टारगेट है एसएससी का, हमारा टारगेट एसएससी का है, क्योंकि 8,429 पोस्ट अभी चालू हुई। कितनी? 8,429 वैकेंसीज का अभी सीजीएल में आया है। तो भाई पहला जो प्री है उसमें मैं उस हिसाब से कराऊंगा कि आपका प्री निकल जाए। हालांकि मैं ले जाऊंगा आपको सीजीएल लेवल तक, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती है। कौन सी? करंट और स्टैटिक्स की, तो ये हम लोग रेगुलर करते रहेंगे। रही बात करंट की, तो मैं या तो डेली या वीकली एक दिन पूरा करंट जो है आपको एसएससी का करवा के दूंगा, ताकि आप लोगों का इजीली तैयारी हो जाए। और जो जीके जीएस अगर आप लोग मेरा साथ दें, तो मैं आपको इतना कह रहा हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली और ब्रॉडली नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन हाँ शॉर्ट में बेस्ट आपको करवा दूंगा, ताकि आपका मान लीजिए 50 नंबर का इस टाइम पर जीके जीएस हो गया है, 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो कम से कम आपका 42 नंबर आए, ये मैं पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। ये हमारा हिस्ट्री का हो गया। हिस्ट्री है बेशक तीनों है, लेकिन मैं आपको उतना नहीं, जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उन टॉपिक से चलेंगे। एंशियंट में जैसे अगर हम एंशियंट की बात करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वैदिक एरा है, उत्तर वैदिक एरा है, प्री वैदिक एरा है, पोस्ट वैदिक एरा है। मीन्स वैदिक काल, मान के चलिए कि पूर्व वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, उसके बाद हड़प्पा संस्कृति है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अशोक, इन सब से होते हुए हम लोग जाएंगे गुप्त वंश तक। फिर उसके बाद हमारा जो है गुप्त वंश के बाद जब ये ख़त्म होता है तो आगे चल के हम लोग मुग़ल का क्या कहते हैं, मुग़ल कालीन चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और जो प्रथम आक्रमण है मीर कासिम का, उससे होते हुए 1100 चलेंगे। फिर 1100 के बाद से जो अपना मुग़ल कालीन टाइम आ जाएगा, वहाँ से मुग़ल कालीन से लेकर 1857 तक मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा। और मेडिवल हिस्ट्री चलेगा। और मॉडर्न की बात करूँ तो 1857 आफ्टर 1857 रिवोल्ट, व्हाट द चेंजमेंट वी फेस इन इंडियन इन आवर कंट्री, क्या क्या चेंजमेंट हुई, क्या क्या चीज़ें बदली, वो सब हम लोग मॉडर्न में पढ़ेंगे, जिसमें गांधी जी वगैरह, सुभाष चंद्र बोस, सारे लोग आ जाएंगे। क्या क्या चीज़ें उन्होंने की, किस तरीके से हमारा जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी गई, वो सारी चीज़ें आपका मॉडर्न में आएंगी। और रही बात ज्योग्राफी की, तो ये 2 पार्ट में है, वर्ल्ड है और इंडिया है। अच्छा, ज्योग्राफी के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो जो मैं एसएससी के लिए पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, और मैं इन सब की प्लेलिस्ट भी सेपरेट बनाऊँगा, सेपरेट प्लेलिस्ट। और मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म करने के लिए। और जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, हो सकेगा जितना जल्दी हो सके, विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ, ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपका ख़त्म करवा दूँ, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी वर्ल्ड और इंडिया 2 लेवल पे पढ़ेंगे। इसमें मैप भी आ जाता है, लेकिन हमें तो एसएससी तैयारी करनी है, तो हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अलावा मैं यूपीएससी का फाउंडेशन करवाऊँगा, फाउंडेशन लेवल, बायोलॉजी,
मैं फाउंडेशन लेवल ज्योग्राफी में पढ़ाने वाला हूँ, तो जो मैं फाउंडेशन लेवल पढ़ाऊँगा उसमें चीज़ें डीप जाएंगी, तो हम उन डीप चीज़ों को एक सेपरेट प्लेलिस्ट में मैं बना करके अपने चैनल में अपलोड कर दूँगा। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है और अच्छे से जुड़े रहना है। अब एनवायरनमेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स हम लोग समझेंगे। अब भाई इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडेक्स आ जाता है, ठीक है। और एनवायरनमेंट में आजकल एक एसडीआर बड़ा चल रहा है, वो हम लोग समझेंगे। इंडेक्स पढ़ेंगे और डेफिनेशन समझेंगे इसके अंदर। करंट वीकली चलेगा। रही बात करंट की, वीकली चलेगा। पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है, इसके आर्टिकल समझेंगे, कुछ रेजोल्यूशन समझेंगे, बदलाव। ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे। और स्टैटिक्स होता है कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहला पुरुष, पहली महिला, और स्टैटिक्स में स्थापना आ जाता है अलग अलग इंस्टीट्यूशन का। तो ये जो सिलेबस है हमारा एसएससी का सिलेबस है, और इसे हम लोग ख़त्म करेंगे विद इन अ मंथ। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट पढ़ लेंगे तो मैं आपको लिखित और गारंटी दे सकता हूँ कि 42 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। और हाँ, मैं आपका जनरल साइंस भी इसमें ख़त्म कराऊंगा, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स में कराने वाला हूँ, यूपीपीसीएस या यूपीएससी, आप जिसके लिए लें, दोनों में बड़ा कॉमन है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें या आपका कोई टारगेट रहे तो हमेशा सिलेबस को पकड़िए और कोशिश करिए कि भाई उस सिलेबस में जो कॉमन चीज़ें हैं उनको मिलाया जा सके, ताकि आपका मान लीजिए कि एक तहरीक साथ साथ आप चाहते हैं कि भाई इसमें ही नहीं, कम से हमारा इधर हो जाए, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि दोनों का सिलेबस पकड़ लीजिए। और सिलेबस पकड़ने के बाद आप लोग क्या करिए कि भाई जो कॉमन है उसको तो रखिए एक साइड में, उसका जो अनकॉमन बच जाते हैं उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी कॉमन तो आपका चल ही रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकते हैं। और जीके जीएस ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई लोग मैथ पे, कई लोग रीजनिंग पे अच्छी बातें करते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जिनका मैथ रीजनिंग भी बेस्ट रहता है ना, वो इस पार्ट में बड़ा परेशानी फील करते हैं वो एवरेज होते हैं। और कभी कभी जिनका जीके जीएस बेस्ट होता है वो मैथ रीजनिंग में एवरेज होते हैं। तो इस तरह क्या होता है, एक संतुलन बना रहता है एग्ज़ाम में। आई होप जो मैंने बताया आपको समझ आया होगा। तो अभी का जो डिस्कशन है वो है हमारा सिलेबस का। तो भाई ये सिलेबस 2 मिनट देखिए आप लोग। तो भाई अब हम लोग अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी की। अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड भी इसका हिस्सा है और इंडियन ज्योग्राफी भी इसमें आ जाती है। वर्ल्ड की बात करूं, सोलर सिस्टम जिसमें सन, मून,
प्लेनेट आ जाता है, फिर माउंटेन्स आ जाते हैं वर्ल्ड के, फिर अगर मैं बात करूं माउंटेन्स के बाद तो रिवर, डेजर्ट, लेक। भाई ये जो सिलेबस है मैं एसएससी के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एसएससी के हिसाब से ज्योग्राफी का बता रहा हूँ आपको सिलेबस। और अगर मैं बात करूँ रिवर, डेजर्ट, लेक्स की, तो इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट्स बात की जाए वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो वो आपका जो है रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, डेजर्ट हो गया, सोलर सिस्टम, माउंटेन्स, अर्थक्वेक, थोड़ा इनके बारे में भी जानना जरूरी है भाई, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, वॉल्केनोज, ठीक है। वैसे हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट हो, बहुत लंबा भी नहीं लेंगे, शॉर्ट एक बेसिक समझेंगे, और बेसिक के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ा उनको जानते हुए फिर हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में कंप्लीट करेंगे। क्लियर? फिर हम लोग वर्ल्ड ट्राइब्स समझेंगे, बाकी तो इसमें मैंने एक तरीके से सारी चीज़ें ले ली हैं जो वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट हैं हमारे हिसाब से। उसके अलावा ग्रासेस, क्लाइमेट, ये, और एक और टॉपिक अगर मैं जोड़ दूं तो हम लोग समझेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ जोन, ट्रॉपिक जोन, इसके साथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये समझेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन, और इसके साथ ही हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन के साथ ही हम लोग प्राइम मेरिडियन लाइन को भी क्लियर करेंगे। क्लियर? साथ ही साथ एक पार्ट हम लोग करेंसी का ले लेंगे। भाई एग्जाम में करेंसी पूछी जाती है, और करेंसी हम लोग उन्हीं का जानेंगे जो नेशन अभी न्यूज़ में चल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। तो भाई इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो भाई इंडिया में आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया और एक्सटेंशन। ठीक, सेकंड अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इसके अलावा क्या है भाई, फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। मैं तीसरा ले लेता हूँ मिसलिनियस। अब मिसलिनियस में हमारा लेक भी आ जाएगा, रिवर भी आ जाएगा, ओके। माउंटेन वगैरह रिलेटेड तो फिजियोग्राफिक में आ जाएगा। अगर देखा जाए तो फिजियोग्राफिक चैप्टर अगर मुझे आपको पढ़ाना हो तो कम से कम मुझे 8 से 10 क्लास लग जाएंगी, क्योंकि भाई फिजियोग्राफिक डिवीज़न में एक तो इसका कि भारत का जो भूभाग है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से डिवाइड है भारत का जो भाग है, आकृति है। ठीक है तो ये देखा जाए तो पूरा एक जियोमॉर्फोलॉजी का हिस्सा, लेकिन हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीज़न के हिसाब से पढ़ेंगे। फिर ये 6 पार्ट्स में डिवाइड है, उसमें भी डिवीज़न है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एसएससी के हिसाब से शॉर्ट्स में चलेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे। ठीक, मिसलिनियस में लेक, रिवर आ गए, पोर्ट्स आ गए। क्लियर? और एस्चुअरी आ गया, डेल्टा समझेंगे क्या होता है, सिंपल में हम लोग डेल्टा समझेंगे। ठीक है,
वाटरफॉल एट्सेट्रा। और इसके अलावा हम लोग फॉरेस्ट समझेंगे, और हम लोग समझेंगे जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके अलावा हम लोग इम्पोर्टेंट मिनरल्स भी समझेंगे, खनिज। भाई अब ध्यान रखिएगा, जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है ना, इसमें ही मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें ख़त्म करवा दूंगा इंडिया से रिलेटेड, जिसमें सब कॉन्टिनेंट भी आ जाएगा, सब कॉन्टिनेंट के साथ साथ इंडिया का एक्सटेंशन आ जाएगा, आपके अक्षांश वगैरह आ जाएंगे, साउथर्न फार पॉइंट, नॉर्दर्न फार पॉइंट और ईस्टर्न फार पॉइंट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा मैं इसको वाइडली लिखूँ, चीज़ों को और लंबा करूँ। फिजियोग्राफिक में सब आ जाएगा, आपका आइलैंड भी आ जाएगा, आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, कोई एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जो अगर पूछ लिया जाए एक्सटेंशन क्या है इसका, जो अंडमान निकोबार है तो 6 से 14, उसका भी रिलेटेड इसी में आ जाएगा। तो सारी चीज़ें इसमें ही आधे ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। मिसलिनियस में मैंने आपका सारी चीज़ें ले लिया है, ठीक है। अब अगर मैंने रिवर लिया है तो ड्रेनेज सिस्टम भी इसी में आ जाएगा। तो ये मेरा हिसाब है कि हम लोग जितना शॉर्ट में करते हुए चले उतना बढ़िया है। अब मेरे हिसाब से यही जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और करेंसी मैंने इसलिए लिखा है वर्ल्ड में कि भाई हमेशा वही करेंसीज पूछी जाती है, उन्हीं कंट्रीज़ की करेंसी पूछी जाती है जो किसी ना किसी तरीके से आपके न्यूज़ में है और चल रहे हैं और फेमस भी है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मैं इसे क्लियर करता हूँ और आज हम लोग अपना पहला टॉपिक लेके चलेंगे लेक्स। आज हम लोग इंडिया के लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई ऊपर वाले के नाम से मतलब लेते हैं, श्री गणेश करते हैं और होप्स हो कि मेरी इस बार आपके यहाँ क्लास ना रुके, क्योंकि देखिए मैं जो है कई इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ा चुका हूँ, अराउंड 3 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे को। और मैंने पीसीएस में इंटरव्यू दिया हुआ है, इससे ज़्यादा मुझे लगता बताने की ज़रूरत है कुछ। मेरा नाम नीरज त्रिपाठी है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्स, झील। तेरे झील सी नज़रों में मैं खो सा जाऊं, झील। अरे भाई झील तो समझ लिया, झील है क्या सर? क्या है झील? ऐसा समझो कि कोई एक विस्तृत गड्ढा है, कहीं अर्थ पे गड्ढा हो गया भाई, और वहाँ पे कई अदर रीजन से पानी आ गया, पानी भर गया, तो क्या हो जाता है वो कहलाता है लेक्स। तो इसका क्या लिखेंगे? विस्तृत गड्ढे जहां पर विभिन्न स्रोतों से क्या आ जाए? पानी। आ जाए नहीं, भर जाए लिख देते हैं। क्या कहलाते हैं? झील। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? आ लो laying surface on earth which accumulate water
from different sources is known as lake। मतलब कि वो एक दबा हुआ सरफेस जहाँ पर विभिन्न सोर्सों से, अलग अलग स्रोतों से पानी वहाँ भर जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेक्स कहते हैं। तो भाई अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, तो कुछ एक प्रकार भी जान लें हम लोग। टाइप्स ऑफ लेक, झीलों का प्रकार। क्लियर? अब समझ लेते हैं। लैगून झील, ठीक, अ पार्ट ऑफ सी वाटर which separate by reef। ठीक है। लैगून झील क्या होता है? ये एक तरीके के कुछ जीव रहते हैं झील के अंदर, और वो क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट छोड़ते हैं अपने शरीर से, जो कि एक हार्ड तरीके से होता है और एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब वो इकट्ठा होता है तो क्या करता है कि समुंदर के उस हिस्से पर एक बाउंड्री टाइप दीवार बना देता है, और जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर एक झील का रूप बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैगून झील। अब भाई मान लो कहीं पानी जम गया, कुछ हो गया, लोग दीवार खड़ी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो समुद्री जीव है वो अपने शरीर से अपना मल छोड़ते हैं, अपना जो मैल छोड़ते हैं ना, उसी से क्या होता है कि ये दीवार बनती है और उस पानी को अलग कर देती है। अब भाई आप एक चीज़ बताइए, भारत का ऐसा कौन सा द्वीप है जो कि कोरल रीफ से ही बना है, जो समुद्री जीवों द्वारा छोड़े गए मल से बना हुआ है, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है? तो वो है आपका लक्षद्वीप। क्लियर? और आगे हम लोग बात करें मीठे पानी की झील, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेश वाटर। ठीक। और अगर मैं इधर बात करूं वोल्केनो लेक, कुछ भाई झील ऐसी होती हैं कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ, और जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो उससे जो निकलता है मोल्टन स्टेट में लावा, वो धरती पर फैलता है, कहीं कहीं बहुत गड्ढे कर देता है। तो इससे क्या होता है, ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है। खारे पानी की झील, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं उल्का झील की बात करूं, अगर मैं, मीन्स एस्टेरॉइड। भाई क्या होता है कि अगर हम मैं सोलर प्लेनेट की बात करूं तो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। बीच में एक पार्ट होता है टेरिस्टोरियल, जहाँ पर एस्टेरॉइड रहते हैं बड़े 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 बड़े। किससे बने होते हैं ये? डस्ट पार्टिकल से, गैसेस से, ठीक है, और साथ ही साथ वेपर्स रहता है इसमें। और अगर पूछ दूँ मैं कि भाई ये जो हमारा अर्थ है कैसे बना ये, तो ये भी भाई इन्हीं सब पार्टिकल से बना है। और जो सोलर सिस्टम है इसकी संरचना के लिए
अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरियाँ दी हैं। बिग बैंग थ्योरी है जॉन लेम्टायरे की, इमैनुअल कांट की जो है नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी है, सबकी अलग अलग थ्योरियाँ हैं। तो ये तो हो ही गया। इसके साथ साथ एक झील और है जिसे हम लोग कहते हैं, हाँ हाँ यहाँ दिखा देता हूँ मैं, ऑक्सबो। ऑक्सबो यानी गोखुर। भाई ऑक्स से एक्स का पता चल रहा है, एक्स। अब ये झील क्या है, आपने वूलर झील का तो नाम सुना ही होगा। वूलर झील शेषनाग पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और शेषनाग पहाड़ी से जब ये वूलर झील निकलती है तो यही जो आगे जा कर के अपने रास्ते को चेंज करती रहती है, ठीक है। अपने रास्ते को ये चेंज करती रहती है और उसी से कट करके ऐसे समझिए कि भाई एक झील है और कभी इधर चले कभी इधर चले, मीन्स नदी मान के चलिए, एक इधर से चले एक इधर से चले और फिर अपना रास्ता एकदम से सीधा कर ले। तो ये तो पार्ट कट गया ना उससे, और ये जो पार्ट कटता है ना, तो इस तरीके से जो झील निर्मित होती है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सबो लेक। क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक। मैं इधर बनाता हूँ, थोड़ा समझिएगा आप लोग। ये झील का मैं दो, मतलब ये मान लीजिए कि एक नदी है जो निकल रही है, ठीक, और ये कभी यूँ चले कभी ऐसे चले और कुछ समय बाद ये यूँ होने लगे, इस तरीके से चले। तो क्या होता है कि जो इतना पार्ट है आप देखेंगे तो ये तो कट गया ना इससे, और जब ये कट गया इस हिस्से से तो ये डिवाइड होने के बाद यहाँ पर जो पार्ट बचता है ये एक तरीके से झील में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक, यानी गोखुर झील। चलिए नोट कर लीजिए भाई, अगर आपको टाइप समझना है तो। ये कुछ झीलें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और अब तक मोस्टली एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट हैं मैंने सारे के सारे यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, मतलब लिख दिए हैं। अब जैसे बात करूँ मैं जम्मू कश्मीर की, वहाँ पर एक अंचर झील है, वूलर झील है। वूलर झील की खासियत है कि ये भारत की सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। क्लियर? डल झील भाई कश्मीर शहर बसा है, विशनसर भी है। अब मानस बल, ये देखिए भाई, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है कश्मीर का सर्वश्रेष्ठ रत्न कहलाता है झीलों में। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में रूपकुंड बहुत फेमस है, इसे कंकाल झील और रहस्यमय झील कहते हैं। ऐसा है कि सुनते हैं कि भाई यहाँ पर जो है बहुत सारी, मतलब स्केलेटन्स लोगों के इन झीलों से निकलते रहते हैं। और एक बार 1947 से 48 का इंसिडेंट है, 100+ के करीब स्केलेटन जो है इस झील में पाए गए, इसलिए इसे बहुत ही रहस्यमयी झील कहा जाता है। अभी क्या रीज़न है तो आज तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आज भी यहाँ पर बहुत सारे कंकाल मिलते रहते हैं, इसलिए इसे जो है रहस्यमयी और कंकाल झील कहते हैं। अब भीमताल कहा जाए कि भाई उत्तराखंड का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो उत्तराखंड में सबसे बड़ी झील है आपकी भीमताल। भीमताल आपकी सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर? कुमायूं रीजन में। कुमायूं रीजन क्या भाई? उत्तराखंड को कुमायूं रीजन कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की। तो जो ये उड़ीसा है इसमें चिल्का है, चिल्का झील। ये लैगून झील भी है
और सबसे ज़्यादा खारे पानी की भी झील यही है। उसके बाद जब मैं आपको पूरे इंडिया के इम्पोर्टेंट लेक लिखवा दूंगा तो मैं आपको फिर जो फैक्ट्स हैं ना रिलेटेड इम्पोर्टेंट, क्या बड़ा क्या छोटा क्या कैसे, वो सारी चीज़ें मैं आपको लिखवा दूंगा। अब मणिपुर पे आ जाए। मणिपुर में भाई एक झील बड़ी फेमस है, लोकटक। ये लोकटक झील जो है इसी के ऊपर ही किबुल लामजाओ एक तैरता हुआ वन्य जीव अभयारण्य है जो इसी झील के ऊपर बना हुआ है। मतलब इसी झील के ऊपर ही ये स्थापित है। सिक्किम, अगर मैं बात करूं भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित, ठीक है, वर्ल्ड की तो टीटीकाका है, टीटीकाका नाम है। अगर मैं बात करूं सिक्किम में सबसे बड़ी झील जो एकदम ऊंचाई पर स्थित है तो ये तसोमो झील है। इंग्लिश में इसे कई कई जगह तसोलामो भी लिखते हैं। सबसे बड़ी है ये। अब इसके बाद क्या बात कहा जाए कि भाई तसोलामो सबसे बड़ी है तो इसके बाद कौन सी है, तो उसके बाद वाली झील जो है वो भी यहीं की है जिसका नाम है गुरु डोगमार। ये भी सिक्किम में स्थित है। इसके रैंक फर्स्ट है, इसका रैंक सेकंड है। ठीक है। फिर गुजरात हमीरसर लेक और ये सुदर्शन झील। भाई ये कृत्रिम है, ये कई बार ख़त्म हुई कई बार डेवलप हुई। जैसे शकु के राजा थे रुद्र दमन, कुछ ऐसी करके नाम था उनका, उन्होंने ये बनाया। उसके बाद गुप्त वंश के सेनापति थे, उन्होंने भी इसका फिर निर्माण कराया। तो ये कृत्रिम झील है। और एक चीज़ ध्यान रखा, कृत्रिम झील से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आजकल नया पैटर्न चल गया है कि कौन सी झील पश्चिमी घाट पर स्थित है या फिर कौन सी झील पूर्वी घाट पर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन आजकल इसमें झील से पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको उतारिए, फिर मैं दूसरे जो है और जो बचे हुए झील है उनको भी लिखवाता हूँ। बात करते हैं केरला की। केरला में एक अष्टमुडी झील है और ये जो झील है ना ये आपका बनाती है लैगून। ये एक लैगून लेक है। फिर पेरियार, पेलियानी वैली, सस्ताकोटम, ठीक, ये जितनी भी झीलें हैं ज़्यादातर पेरियार नदी जो है उनसे इनका निर्माण हुआ है, पेरियार नदी से। अब बात करते हैं कयाल की। क्या होता है कि भाई समुद्र का पानी बैक मार देता है और मुख्य भूमि में आके फैल जाता है। अगर आप केरला जाएंगे तो वहाँ पे एक अल्पुझा है, अल्पुझा। कौन सा है? अल्प, एलेप्पी भी कहते हैं कई लोग अल्पुझा कहते हैं। वहाँ पर आप देखते होंगे कि भाई हाउस बोट का बड़ा तगड़ा चलन है। वो इसलिए क्योंकि भाई वहाँ पर जो है कयाल देखने को मिलता है। दूसरा बेम्बनाड। अगर बात करूँ मैं भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है तो वो आपकी है बेम्बनाड। क्लियर? चलिए फिर बात करते हैं तमिलनाडु की। एक कलीवेली झील है, पुलिकट है। पुलिकट जो है ना ये भी एक लैगून झील है और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर आपका हिमाचल में रेणुका घेपन एक झील है जो कि सर्दियों में पूरा बर्फ़ से कवर रहती है और उसके बाद जो है गर्मियों में थोड़ा ये दिखाई देना शुरू करती है। उसके बाद दीपक, चंद्रा, पराशर, दाशिर, जितने भी ये सब इम्पोर्टेंट है पेपर में आ चुके हैं। ठीक है। फिर हरियाणा में आपका सूरज कुंड है, सुल्तानपुर है, फूलर झील है। अच्छा, ये सुल्तानपुर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है ना एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थापित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में फूलर झील है। यहीं से गोमती नदी निकलती है, फूलर झील से गोमती नदी। बात करें गोविंद वल्लभ पंत सागर की, ये एक रिजर्वर है और एक कृत्रिम झील है।
फिर बात करते हैं लास्ट में एक हुसैन सागर की। अब हुसैन सागर के बारे में मैं आपको बता दूं, हुसैन सागर जो है ना आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। तो भाई इसको अब हम लोग ख़त्म करते हैं। अब हम लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद यहाँ ना हो, मुझे लिखवाना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा एक राज्य रह गया है जिसका नाम है राजस्थान। लेकिन भाई सांबर नक्की जयसमंद, जयसमंद का अन्य नाम है ढेबर झील। पचपदरा और राजसमंद। अब बात करूं जयसमंद की, तो ये भी क्या है, कृत्रिम झील है। चलिए अब आ जाइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई पहला, भारत की सबसे बड़ी झील, ओके, इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे अब लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, मतलब सबसे लंबी फ्रेश वाटर। इंडिया मोस्टली फ्रेश वाटर लेक, यानी कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील। उसके अलावा ज़्यादा खारे पानी की झील, ठीक, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो हम लोग फटाफट इसका आंसर लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर है। लॉन्गेस्ट झील कौन सी है? वेम्बनाड, केरल, ठीक।
इंडिया की सबसे ज़्यादा फ्रेश मीठे पानी की झील बुलर झील। सबसे खारे पानी की झील चिल्का। भारत की ज़मीन से घिरी झील सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो गोविंद वल्लभ पंत। और ये है पहले नंबर पे। सेकंड नंबर की बात करूं तो जय संबंध। क्लियर? तो भाई अब इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, तो कुछ और क्वेश्चन है तो उन्हें फटाफट लिखवा दूं। भाई क्वेश्चन आ जाए नॉर्थ ईस्ट की सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील कौन सी है, तो है लोकटक। एक झील और लिख लीजिए मेघालय की। मेघालय में कौन सी झील पाई जाती है? उमियम झील। ठीक। लोकटक झील में कौन सा वन अभयारण्य स्थित है? भाई ध्यान रखना ये इसी के ऊपर है, और तैरता हुआ जो है ये वन अभयारण्य है और इसका नाम है किबुल लामजाओ। अब भाई कुछ कृत्रिम महत्वपूर्ण कृत्रिम झील के नाम लिखवा दे रहा हूँ, ताकि कभी ये पूछ दे कि भाई इसमें से कृत्रिम से है, कृत्रिम रहे, कृत्रिम छाटो या फिर कृत्रिम ना छाटो, तो भाई वो छाटो जो कृत्रिम नहीं है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। तो कृत्रिम झील में आपका आ जाएगा सबसे बड़ी गोविंद वल्लभ पंत नंबर 1, जय संबंध नंबर 2, कोडई कनाल, सुदर्शन। क्लियर? तो अब हम लोग अगले पे बढ़ते हैं। ये तो अब भाई लैगून झीलों के नाम लिख लो। ठीक। भाई पहले पे तो चिल्का ही है, दूसरे पे लिख लो पुलिकट, सॉरी दूसरे पे अष्टमुंडी आएगा, ये तीनों क्या है? लैगून झील है। ठीक। अब कुछ बात कर लेते हैं पश्चिम घाट में स्थित झील और पूर्वी घाट झील। ध्यान रखिएगा ये हमारा इंडिया है, मैंने इधर गुजरात के पोर्शन से लिया है। तो ये जो पोर्शन है
अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पोर्शन कहलाता है आपका पूर्वी घाट, और इस पोर्शन की मैं बात करूं तो ये कहलाता है आपका पश्चिमी घाट। और अगर मैं एरिया डिवाइड करूं यहाँ पर, ठीक है, देखा जाए तो यहाँ तक रहता है ये, तो ये गुजरात तो होता ही है, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र भी आता है, ये छोटा सा पार्ट हमारा गोवा भी है, इसमें कर्नाटक भी है, और यहाँ पर ये केरला है, ठीक है, केरला, कर्नाटका। अब यहाँ मैं बात करूँ तो ये हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल, ये इधर हमारा क्या पड़ता है, पूर्वी घाट पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं अष्टमुडी की, तो ये इधर जो है यहाँ पर, ठीक है, ये अष्टमुडी है, और ये कहाँ स्थित है, पश्चिमी घाट पे। क्लियर। और अगर मैं बात करूँ ये उड़ीसा के, यहाँ कयाल बनाता है, अलग होता है हिस्से से, तो ये क्या है, चिल्का है। एक झील है जो यहाँ पर ऐसे दोनों बॉर्डर में है, इसे कहते हैं हम लोग पुलिकट। तो ये क्या है, ये पूर्वी घाट में है, ये भी पूर्वी घाट में है। क्लियर। तो एक तरीके से समझिए कि इन जगहों पर जो झील पाई जाएगी वो कहलाएगी पश्चिमी घाट में स्थित झील, और इस तरफ जो झील पाई जाएंगी उन्हें कहेंगे पूर्वी घाट झील। तो इसी के साथ हम अपना ये सेशन कंप्लीट करते हैं। भाई होप कि सब बढ़िया रहा होगा। आज जो मैंने शुरुआत की वो शुरुआत की है एसएससी के सिलेबस से। सिलेबस में मैंने आपको ये क्लियर करना चाहा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ से पूछा जा सकता है। जीके जीएस में थोड़ा सा अभ्यास का मैटर रहता है और ये एक रेगुलर अभ्यास रहता है। खैर अभ्यास हर सब्जेक्ट में चाहिए, लेकिन ये है कि जीके जीएस में कोई भी एक्सपर्ट बन सकता है। और एक चीज़ कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपसे नहीं हो सकता, आपसे हो सकता है अगर आप करना चाहे तो। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था मिसलेनियस का, झील का एक टॉपिक। तो होप करता हूँ कि बहुत बढ़िया रहा होगा सेशन हमारा, आगे और भी अच्छा चलेगा। और लास्ट यही कि अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं ज्योग्राफी के 3 चैप्टर एक दिन में ख़त्म कराऊंगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेता चलूँगा, समरी वाइज लेता चलूँगा, और बीच बीच में हिस्ट्री भी डालूँगा और पॉलिटी भी मैं आपको देता रहूँगा। और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि जो मैं आपको कराऊँगा वो आपके एग्ज़ाम में भी ज़रूर आएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे आपके त्रिपाठी सर की क्लास में। धन्यवाद।